और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। दरअसल आपको बताते चलें कि यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण का गठन करने के लिए मंत्री ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सतपाल महाराज ने अधिकारियों को जहां निर्देश दिए, प्राधिकरण प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करने के मंत्रियों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जहां इस प्राधिकरण का गठन करने के लिए मंत्रियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जहां प्राधिकरण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए मंत्रियों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण का गठन करने मंत्रियों ने निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए मंत्रियों के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, यात्रा प्राधिकरण का कहा जा रहा है कि गठन किया जाएगा। इस यात्रा प्राधिकरण का क्या उद्देश्य रहेगा और इससे कितना फायदा होगा? देखिए नैन्सी, उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, ये उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। और तमाम ऐसे लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, जनता है, जिनको स्वरोजगार के अवसर भी इस दौरान यात्रा जब संचालित होती है तो उस दौरान रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जो चारधाम यात्रा है ये व्यवस्थित तरीके से, सुचारू रूप से, सुगम और सुरक्षित यात्रा के तौर पर इसका संचालन हो। इसी के लिए एक यात्रा विकास प्राधिकरण का गठन सरकार करने जा रही है। हालांकि अगर आप कुछ साल पहले की तस्वीर पर गौर करेंगे तो उस वक्त जब सरकार ने देवस्थानम, तब की तत्कालीन सरकार ने जब देवस्थानम बोर्ड के तौर पर व्यवस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की कोशिश की थी, तो तमाम तीर्थ पुरोहितों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। और जब उत्तराखंड की जिम्मेदारी बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी गई, तो तब इन्होंने इस व्यवस्था पर मंथन किया जिम्मेदारी संभालने के बाद, और फिर इसमें कुछ बदलाव किया। अब सरकार एक बार फिर से यात्रा विकास प्राधिकरण अस्तित्व में लाने जा रही है और इसके जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने अधिकारियों को इसकी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, धर्मस्व, राजस्व और इसके अलावा जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, पर्यटन विभाग के, धर्म संस्कृति के अलावा, ये सभी अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर जो है वो इसका प्रारूप तैयार करेंगे और फिर इसको अस्तित्व में लाया जाएगा। और जो इससे संबंधित हक हकूकदारी है, यानी जो तीर्थ पुरोहित है चारों धामों के, उन तीर्थ पुरोहितों से भी उनके सुझाव लिए जाएंगे। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि जब यात्रा विकास प्राधिकरण जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो चारधाम की यात्रा है वो सुचारू, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से चल सकेगी। यही कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि जब हक हकूकदारियों से इस पर सुझाव लिए जाएंगे तो उस वक्त जो है वो कितना सहमत हो पाते हैं। क्या जो पिछली बार सरकार ने प्रयास किए थे, क्या उसी तरह के इसमें प्रावधान किए जाएंगे, या जो शासन के उच्च स्तरीय जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, पर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, वो इसके ड्राफ्ट में कितना बदलाव करेंगे और किस तरह से इसको अस्तित्व में ला करके धरातल पर उतारा जाएगा। ये तमाम ऐसे पहलू जो इससे जुड़े हुए हैं, ये देखना होगा कि कैसे कम से कम समय में सरकार इसको अस्तित्व में लाएगी और धरातल पर लागू करेगी। बिल्कुल, लेकिन यात्रा प्राधिकरण की अगर हम बात करें, चूंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं, और सवाल तो हालांकि ये बड़ा बना हुआ है कि सरकार इसे कब तक सफल कर पाएगी, इस अभियान को या इस योजना को फलीभूत कर पाएगी जो गठन किया जाएगा। लेकिन अगर इस यात्रा प्राधिकरण की बात करें तो इससे कितना फायदा होगा, खासतौर पर उन यात्रियों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो चारधाम की यात्रा के लिए पहुंचते हैं या जो उत्तराखंड में यात्रा के लिए आते हैं, पर्यटक जो आते हैं, उनके लिहाज से, उनके नजरिए से अगर देखें तो कितना फायदा होगा? देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है नैन्सी, क्योंकि सरकार इस वक्त भी जब सरकार तमाम चारधाम यात्रा का संचालन करती है तो उस वक्त भी तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कवायद करती है। क्योंकि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, खास तौर से अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ये धाम स्थित है, और ऐसे में जो मौसम का बदलता मिजाज है वो सरकार के सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और आपदा जैसे हालात को सरकार क्या, सरकारी सिस्टम ये नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद जो स्थिति है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कहीं पर कोई भी अगर परिस्थिति हो तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, और खास तौर पर
जो दूर दराज से दूसरे राज्यों से जो बड़े मनोभाव के साथ इन धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, चाहे वो यात्रा की शुरुआत का समय हो या वर्षा काल का समय हो, या फिर जब यात्रा की अंतिम चरण होता है, जब कपाट बंद किए जा रहे होते हैं, उस वक्त आने की बात हो। कैसे सुगम और सुरक्षित यात्रा हो सकती है, कैसे लोगों को इन यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, कैसे जो है एक संदेश अच्छी यात्रा का यात्री लेकर के यहाँ से जा सकते हैं। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस यात्रा से जुड़े हैं और इसी पर सरकार मंथन कर रही है और इसी के लिए एक व्यवस्थागत ढांचा जो है वो तैयार कर रही है और इसको अस्तित्व में लाने के प्रयास कर रही है। लेकिन अब ये देखना होगा जो पूरी तरह से यात्रा प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद व्यवस्था सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी, तो जो इससे संबंधित हैं, जो हक हकूकदारी हैं, जो इससे ताल्लुक रखने वाले जो तीर्थ पुरोहित हैं, आखिर उनके किस तरह के सुझाव होंगे, ये देखना होगा कि जो सरकार एक संकल्प ले रही है इस योजना को धरातल पर उतारने का, क्या वो वास्तव में ही पूरी तरह से लोगों के हितकारी होगा और सरकार उसको धरातल पर उतार पाएगी। तमाम ऐसे पहलू हैं, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में जब इस पर मंथन होगा और सरकार के जो रणनीतिकार हैं वो इसको कितना बेहतर बना पाएंगे और जो इससे प्रभावित होने वाले लोग हैं वो इसको कितना स्वीकार कर पाएंगे, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके बाद इन सभी पहलुओं की जो वास्तविक तस्वीर है वो सबके सामने आएगी। बिल्कुल, और इंतजार करना होगा कि आखिरकार यात्रा प्राधिकरण का जब गठन किया जाएगा तो उसके बाद कितना बदलाव होगा और इससे आम जनता को, उन यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कितना फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।